बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको आइडिया है कि हम अपने वन शॉट लेक्चर्स की तरफ जो है ना वो कंप्लीट करने और इसी तरफ जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ा। नाउ नेक्स्ट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। बट थर्मोकेमिस्ट्री ये इसका पास्ट पेपर एनालिसिस है। और थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। पहले ये एक छोटी सी टर्म जो है ना हमने डिस्कस करनी है। बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आप फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हो और केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि क्या करती है, हीट, वर्क एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, एंट्रोपी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो बेटे बेसिकली आप ही कह सकते हैं हीट का, वर्क का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एनर्जी के साथ, एंट्रोपी के साथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटे इनके साथ जो हीट वर्क के रिलेशंस हैं दैट इज कॉल्ड एज द बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स। और बेटे सिंपली जो बीटीबी की बुक वो कहती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो बेटे आपको पता है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में जो थर्मल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो उसकी वजह से चेंजेस आते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा बेटे, थर्मोडायनेमिक्स के ना आप लोगों ने 3-4 लॉज भी पढ़े होते हैं, जैसे जीरोथ लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप अपनी फिजिक्स की बुक के अंदर डिटेल डिस्कस करते हो। अच्छा बेटे, हमने जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल एनर्जेटिक्स भी इसको कहा जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से इसको याद किया जाता है। ये बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि क्या करती है, डील विद द स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटे जो हीट का इन्वॉल्वमेंट होती है कि आया हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये सारी की सारी हमें बताएगा थर्मोकेमिस्ट्री बताएगी। ठीक है। अच्छा, अब एनर्जेटिक्स से होते हैं, एनर्जेटिक्स कवर्स एनर्जी इन ऑल फिजिकल केमिकल चेंजेस। जैसे मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर का नाम केमिकल एनर्जेटिक्स भी होता है, तो केमिकल एनर्जेटिक्स में क्या कवर करती है कि आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर जितने भी एनर्जी चेंजेस आ रहे होंगे उन सारी एनर्जी चेंजेस को हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट का जो है वो कैसे लॉस और गेन होता है उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बेटे, थर्मोकेमिस्ट्री के बेसिकली 2 लॉज होते हैं, लेवॉइजियर एंड लेप्लास लॉ और हेस लॉ। बेटे लेवॉइजियर लेप्लास का क्या होता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ डीकंपोजिशन बट विद द ऑपोजिट ऑफ साइन। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास H2 प्लस O2 और ये बनते हैं H2O। अगर मैं इसको हाफ ले लूं तो आपके पास ये जो है ना वो सॉरी इसको हाफ ले रहा हूं, अगर आप ऑक्सीजन को आप लोग हाफ ले लो, इसको 1/2 कर लो, तो बेटे आपके पास यहाँ जो इंथैल्पी आती है दैट इज -285 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बिकॉज वाटर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। और अगर मैं क्या करूं, इसका रिवर्स रिएक्शन कर दूं, तो बेटे वाटर को ब्रेक डाउन करना है आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो बेटे उस केस में इंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पता ये चला कि फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द डीकंपोजिशन बट विद द ऑपोजिट साइन। हेस लॉ अभी आप आगे देखोगे कि आप डायरेक्ट इंथैल्पी कैलकुलेट करो या इनडायरेक्ट रूट यूज कर लो, आंसर रिमेन सेम, इंथैल्पी रिमेन सेम। अच्छा बेटे, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ पे क्या यूज होगी कि जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर बेसिकली सबसे पहले सिस्टम आता है। सिस्टम क्या होता है बेटे, ऐसा पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी, अंडर इन्वेस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। सिस्टम बेटे एक से ज्यादा इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स, यानी इस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट सब्सटेंस कहते हैं, यानी एलिमेंट या कंपाउंड्स की आप बात कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 होते हैं बेटे। ओपन सिस्टम, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो वो कहता है जिसमें मैस और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। देखो राइट का मतलब है दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, तो बेटे दिस इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जैसे कप ऑफ टी आपने ले लिया, तो बेटे कप ऑफ टी इज बेसिकली ओपन कप ऑफ टी इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है जी। बेटे हमारी बॉडी जो है इट इज ऑल्सो अ ओपन सिस्टम। आपको पता है कि मैं जब सांस ले रहा हूँ तो बेटे सांस के थ्रू मेरे मुंह से वाटर वेपर्स आ रहे हैं, और आपको पता है कि बेटे यहाँ से क्या हो रहा है, मैस का लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं सराउंडिंग के साथ मैस को एक्सचेंज कर रहा हूँ, और सिमिलरली बेटे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। आपको एनर्जी का आइडिया होगा कि बेटे एनर्जी के लिहाज से रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, तो उससे एनर्जी जो है ना वो मिल रही होती है। ठीक है, तो ये बेटे हमारा ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि इसमें मैस ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी आपने क्या हॉट वाटर लिया या हॉट कप ऑफ टी लिया, उसको आपने ऊपर से क्या कर दिया, ढांप दिया। अब जब आप उसको ऊपर से ढांपोगे ना, तो बेटे उससे क्या होगा, उसके ढांपने से ये होगा कि जो बेसिकली हीट है वो उसकी वॉल से लॉस्ट हो रही होगी, लेकिन मैस लॉस नहीं हो रहा होगा।
इसी तरीके से बेटे आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर नहीं होते, इसका मतलब मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ओपन सिस्टम में दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं थी। और बेटे इसकी एग्जांपल क्या है, थर्मोफ्लास्क। बेटे जो आपका चाय वाला फ्लास्क होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरीके से बेटे अगर आप नेक्स्ट देखो दैट इज अबाउट, आपके पास आ जाएगा सराउंडिंग्स। बेटे सराउंडिंग्स क्या होती हैं, इंटायर यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम। बेटे सिस्टम के बाद सारी चीज जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होती है बेटे, जो क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज द बाउंड्री। अच्छा बेटे अब यहाँ पे वो कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री प्रिवेंट मास लॉस, इमेजिनरी बाउंड्री अलाउ इट। रियल बाउंड्री जैसे बेटे आप लोगों को पता है कि आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब जो ग्लास की बाउंड्री है सॉलिड बाउंड्री वो रियल बाउंड्री है, और जो वाटर की सरफेस होगी दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, क्योंकि वो बाउंड्री मास लॉस कर रही है। फिक्स्ड और मूवेबल होती है बेटे ऐसी बाउंड्री जो रिजिड होती है, जैसे अ सॉलिड टैंक रिजिड बाउंड्री है। मूवेबल बाउंड्री आज फ्लेक्सिबल, जैसे अ पिस्टन, पिस्टन बेटे ऊपर नीचे क्या कर होता है, मूव कर होता है। इसी तरीके से बेटे आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो सॉफ्ट भी होती हैं, बाउंड्री हार्ड भी होती है। बेटे बाउंड्रीज कंडक्टिंग भी होती है, बाउंड्रीज नॉन कंडक्टिंग भी होती हैं। बेटे मैंने आपको समझाने के लिए की एग्जांपल ली है कि अगर आपके पास दो ये केस है, एक है अ कप ऑफ टी इज अंडर स्टडी, अ कप ऑफ टी, एक है टी इन द कप इज अंडर स्टडी। अ कप ऑफ टी इज अंडर स्टडी, इसका मतलब है कि आपके पास सिस्टम क्या है, कप प्लस टी। अब बेटे आपको पता है कि टी के अंदर और जो चीजें हमने मिक्स करके बनाई हुई है, शुगर, मिल्क, टी लीव्स एंड वाटर वगैरह। अब बेटे इसके अलावा कप और टी के अलावा ऑल आर जो है ना वो सराउंडिंग होगा। और बाउंड्री क्या होगी बेटे, आउटर सरफेस ऑफ द कप, यानी रियल फिक्स बाउंड्री। आउटर सरफेस ऑफ द कप जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बाउंड्री। एक तो वो चाय वाली सरफेस और एक उसकी बाउंड्री जो है वो साथ सॉलिड वाली। सराउंडिंग में क्या आएगा आपके पास, टेबल, एयर, रूम और एवरीथिंग आउटसाइड द कप इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। लेकिन जब आप कहते हो कि टी इन द कप इज सिस्टम, तो सिर्फ टी हमारी क्या होगी, सिस्टम होगी। इसके अलावा तमाम के तमाम सर्फेसिस ऑफ टी वो सारी बाउंड्री होंगी। कप, एयर, रूम, एवरीथिंग आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एज द टी, दिस इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। तो बेटे आपने देखा कि आप किसी एक चीज को जो है ना अंडर स्टडी ले लेते हो तो उसको वो हमारा सिस्टम होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। और इसके अलावा बेटे आप जो है ना वो जिस चीज को सिस्टम मान लो कि वो फिक्स हो जाएगा, बाकी बाउंड्री और सराउंडिंग हो जाती हैं। अच्छा बेटे अब स्टेट की तरफ चलते हैं कि बेटे स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड एज स्टेट। बेटे फिजिकल स्टेट जैसे आपको पता है कि पानी 25 डिग्री सेल्सियस से मोस्टली इन द लिक्विड स्टेट, बट अबव 100 डिग्री सेल्सियस वो गैसियस स्टेट के अंदर यानी वेपर्स फेज के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट बेटे ऐसी स्टेट ऑफ द सिस्टम जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर होती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड कंडीशन। 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, 298 केल्विन। बेटे आप इसके बाद स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन, स्टेट फंक्शंस आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होते हैं, यानी बड़े लेवल पे हम इसको बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर हम इसको नहीं देखते। अच्छा ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होते हैं, इनकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते और हम इनको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। बेटे स्टेट फंक्शन की एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मिसाल के तौर पे बेटे मैं जो है ना मेंटर ऑफिस से अपने घर तक, तो बेटा मेरा मेंटर ऑफिस मेरा फाइनल स्टेट है और मेरा घर मेरी इनिशियल स्टेट है। इसके दरमियान में मैं कहीं भी जा रहा हूँ डजंट मैटर, बट मेरी इनिशियल और फाइनल स्टेट मैटर करती है। बेटे याद रखिएगा स्टेट फंक्शन के लिए मैं लिखता हूँ PTV UHS और ये आ जाएगा G। बेटे P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, UHS U स्टैंड्स फॉर फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी U से लिखा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में E होगा। H स्टैंड्स फॉर इंथैल्पी, S स्टैंड्स फॉर इंट्रोपी, इंट्रोपी को ऐसे लिखा जाता है, G स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है बेटे। तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर। जबकि बेटे पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होते, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जबकि हमारे स्टेट फंक्शन के सिस्टम की प्रॉपर्टी की, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो चेंज आता है ना वो हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो चेंज पे डिपेंड करते हैं, राइट। दे डोंट हैव डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, उनकी डेफिनेट इनिशियल फाइनल वैल्यूज भी नहीं होती, दे आर पाथ डिपेंडेंट। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल एक शख्स है और ये आपके पास उसने ना ये पहाड़ है, ये कोई भी एक शख्स है, ठीक है, वो यूं जाता है ऊपर या वो करता है यूं करके यूं 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 ऐसे, ये आप देखिए दोनों तरफ पाथ डिफरेंट है, दोनों तरफ उसकी एनर्जी, उसका वर्क डन डिफरेंट लगेगा। तो बेटे इसका मतलब ये है कि ये हमारा पार्ट डिपेंडेंट था, ठीक है। और इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के साथ। और बेटे हमारा वर्क एंड हीट, W एंड हीट जो है वो हमारा स्टेट पाथ फंक्शन होता है, ठीक है जी।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो बेटे हीट चेंज केमिकल की अगर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो हीट के चेंजेस होते हैं वो एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और बेटे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को सबसे पहले ग्राफ से देख लें। आप ये देखिए बेटे, ये पोटेंशियल एनर्जी ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी के हवाले से बता रहा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा एच हो रहा होगा। ये बेटे आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगा, ये इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, या आप इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हैं। ये आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज योर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ना बेसिकली बेटे इंथैल्पी का जो ना इंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। हम ना डेल्टा एच लेते हैं हमेशा, डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। जब आप इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करते हैं तब जाके आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। जैसे ये देखिएगा कि बेटे आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास पॉजिटिव आंसर आ गया। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हायर में से लोअर को माइनस कर दिया तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ गया। लेकिन बेटे अगर आप इसको देखो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करें तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ना लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हैं, इस तरीके से आता है। अच्छा बेटे, यहाँ पे आप देखिए दूसरा पॉइंट कि इसमें इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होता है। बेटे एंडोथर्मिक में आप देख सकते हैं एचपी ज्यादा और एच आर क्या है, कम है। और दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा। बेटे हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, वहां पे हीट क्या होती है, रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। अच्छा बेटे, ये टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। बेटे बहुत सारे बच्चों को ये ख्याल होता है कि आप लोगों ने, एक होता है ट्रांसफर ऑफ हीट, एक होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स के अंदर आप ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं कि भाई आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ हीट। हम ट्रांसफर हीट नहीं पढ़े, हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे हैं। जैसे बेटे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास ना आइस कोल्ड पैक्स होते हैं, जिसे इंस्टेंट कोल्ड पैक्स कहते हैं, कि एथलीट्स की जब कहीं चोट लगती है तो वहां पे कोल्ड पैक्स लगाते हैं। बेटे कोल्ड पैक क्या करते हैं कि वहां पे उनमें आपको पता है केमिकल होता है, अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है। अब बेटे वो सॉल्ट के जो आइंस है ना वो आपस में क्या होते हैं, फुली क्लोजली पैक्ड होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब वो आपकी बॉडी पे इसको रखते हैं तो आपकी बॉडी की जो है ना एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी कम होती है। तो बेटे आपकी बॉडी से एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब चेंज होती है ना तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है बेटे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो आपकी बॉडी से हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है, जिससे क्या होता है कि उसके फर्दर बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक होते हैं। तो ब्रेक होने के लिए क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है, जिससे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करता है। इसी तरीके से बेटे टेम्परेचर द सिस्टम इंक्रीजेस का क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक में ट्रांसफर ऑफ हीट की बात की जाए तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है ट्रांसफर ऑफ हीट की केस के अंदर। लेकिन बेटे हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, हम यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बेटे आपको पता है कि फ्यूल है, आपकी गाड़ियों में फ्यूल है, और क्या अब वो जो फ्यूल है वो वैसे एक्सोथर्मिक हो जाएगा? नो बेटे, आप गाड़ी स्विच ऑन करोगे, आपका फ्यूल बर्न होगा, उसकी बर्निंग के नतीजे में आपको एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी आपकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होगी, जिससे क्या होगा, आपकी गाड़ी रन होगी। तो बेसिकली ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के लिहाज से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है इसको। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेटे सराउंड मूव करती है सराउंडिंग से सिस्टम और वहां पे सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करती है। बेटे याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज ज्यादा हो और बॉन्ड फॉर्मेशन कम हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट बेटे वो टूटेगा और वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो टूटेगा ज्यादा, कम बॉन्ड बनाएगा तो हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। और अगर बॉन्ड ब्रेकेज कम हो, बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा, तो एक्सोथर्मिक। बेटे इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, तो बेटे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम। जैसे ये वाली बात है ना कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखें यहाँ पे वही बात है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है। अच्छा बेटे, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट कम है। बेटे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ अगर चले जाएं, दिस इज एंडोथर्मिक, आपका रिएक्टेंट जो है ना इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और प्रोडक्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, लिहाजा रिएक्टेंट कभी नहीं चाहेगा कि मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाऊं, ठीक है। जबकि वहां इसका मतलब रिएक्टेंट यहाँ स्टेबल है क्योंकि इट इज एट लोअर एनर्जी, और वहां पे उसका उल्टा हो जाएगा। बेटे एक्टिवेशन एनर्जी की बात की है तो हमारे ये देखो हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो यहां पर आपके पास इतनी एनर्जी है,
जो कि हमारा फॉरवर्ड जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और बेटे यहाँ पे देखो आपकी आपकी बहुत बड़ी एनर्जी है, यानी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं फॉरवर्ड जाऊं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि आपके पास फॉरवर्ड एनर्जी कम होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाना चाहता। ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, अब अपने याद रखना है कि यहाँ पर ना आप लोग, अगर आप लोगों ने डेल्टा एच निकालना हो तो आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इंथैल्पी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी। अब आपको कोई भी जो है ना वो दे के, फॉरवर्ड एनर्जी दे के और आपको बैकवर्ड एनर्जी दे के डेल्टा एच निकालने के लिए कहा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बेटे मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना ये एक आपके पास एक ग्राफ है मेरे पास, ठीक है। मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी 50 जूल है, और यहां से लेके यहां तक आपके पास जो डेल्टा एच है ना दैट इज 20 जूल है। ठीक है, 20 जूल। मुझे ना आप बैकवर्ड की एनर्जी बताओ, रिवर्स की एनर्जी बताओ, रिवर्स की एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो बेटे आप वो कैसे बताओगे? आपको पता है कि आप लोग इसको यूं लिखोगे, दैट इज आपके पास आ जाएगा, अगर आप लोगों ने रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है ना, ये आपके पास फॉरवर्ड है, राइट, दिस इज सॉरी, ये यहां से मैं यूं कर देता हूं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ना यूं करके लिख लो। मैं इसको ना यूं और क्लियर कर देता हूं, मेरे ख्याल ये सही नहीं बना मेरे से। आपके पास ना एक रिएक्शन है और ये एक सॉरी एक ग्राफ है, और ये आपका रिएक्शन का प्रोग्रेस है। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो बेटे ये आपके पास यहां से लेके यहां तक ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 50, राइट, और यहां से लेके यहां तक आपके पास डेल्टा एच है दैट इज 20। और बेटे आपको मैं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने रिवर्स की बतानी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने रिवर्स की बतानी है। अच्छा बेटे, अब आप इसको फॉर्मूला को यूज करके आप मुझे वो एक्टिवेशन एनर्जी, रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी बता सकते हैं। मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला को एडजस्ट करना और आपके पास क्या आ जाएगी, रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। और बेटे मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, देखिए और ज्यादा आसान करता हूं। ये जो आपको बहुत बड़ी लाइन है ना, ये जो बड़ी लाइन है, इट इज सम ऑफ दीज टू लाइन, ये इन दो टू लाइंस का सम है। मैं यूं भी लिख सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डेल्टा एच प्लस आपके पास आएगा ई ए आर। अब बेटे आप लोगों ने ई ए आर निकालना है, तो आपको पता है फॉरवर्ड में से माइनस कर दोगे डेल्टा एच को, बेटे आप वही फॉर्मूला बन जाएगा ना, फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड कितना है 50 माइनस आपके पास है 20, आपके पास क्या आ गया बेटे 30, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेटे आप लोगों को आइडिया होना जरूरी है। अच्छा बेटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बेटे ये ना पीटीबी का एक्सक्लूसिव टॉपिक है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं। बेटे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम इनको रियल या फेवरेबल रिएक्शंस कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हमारे क्या होते हैं, नॉन फेवरेबल रिएक्शंस होते हैं। जो हमारे स्पॉन्टेनियस होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग, जैसे बेटे आबशार का बहते रहना, अब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्या है कि भाई पानी का जो है ना बहते रहना, ठीक है, या किसी बॉल का आप लोगों ने हाई लेवल से इसको रोल करता हुआ नीचे आती जा रही है, तो ये हमारे यूनिट डायरेक्शन में इरिवर्सिबल होते हैं, यानी दोबारा वो वाटर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता जब तक आपके कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा। ये हमेशा खुद ब खुद होते हैं। सम टाइम इनको इनिशियल इनपुट रिक्वायर्ड होता है। जैसे बेटे आपको आइडिया है कि मैंने अगर कैंडल को बर्न करना है तो पहले मुझे उसको इनिशिएट करवाने के लिए जो है ना वो स्पार्क प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद वो क्या करती रहेगा, वो कैंडल बर्न होती रहेगी, ठीक है, और वो स्पॉन्टेनियसली होता रहेगा। और बेटे ये सम टाइम फास्ट और सम टाइम स्लो भी हो सकता है, तो ये लिख दे सम टाइम फास्ट एंड सम टाइम वो क्या होगा, स्लो भी होता है। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस ये हमेशा खुद नहीं होते बेटे, ये यूनिट डायरेक्शन होते हैं। एट अ टाइम ओनली वन रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी एक वक्त में ये एक ही काम हो सकता है, या वो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या फिर वो बैकवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा कहता है जी बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट इफ एनर्जी सप्लाई इज कट ऑफ। मिसाल के तौर पे बेटे अगर आप लोगों ने आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो बैटरी आप लेते हो, तो बैटरी से क्या होता है कि करंट की कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बैटरी को रिमूव कर दोगे, सारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कोई करंट की कंडक्शन नहीं होगी। दे रिक्वायर्ड, ये खुद ब खुद नहीं होते, इनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ स्लोअर प्रोसेस। जबकि बेटे अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम, बेटे नॉन इक्विलिब्रियम होता है इनस्टेबिलिटी से किसकी तरफ मूव करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। जैसे मैंने कहा कि भाई ये ऐसे देखो, ये इसका हाई एनर्जी है, और बेटे जितनी एनर्जी ज्यादा होती है इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और ये क्या है, लो एनर्जी है, तो भाई वो नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है।
बेटे डेल्टा जी इज नेगेटिव होता है, एक्सर्गोनिक होता है। अब बेटे आपके पास ना वैसे डेल्टा जो गिब्स फ्री एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बेटे एक्सर्गोनिक में एक्सर्गोनिक का मतलब ये होता है कि एनर्जी का एग्जिस्ट होना, यानी आपके पास यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपको मिलती है जो यूजफुल वर्क डन करवाने में आप यूज करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे बेटे आपको पता है कि आप लोगों की गाड़ियों में फ्यूल है, फ्यूल का पर्पस ये होता है कि इज टू रन द कार, ठीक है। अब उसके साथ साथ बेटे क्या होता है कि जब वो फ्यूल की बर्निंग होती है आपके इंजन को भी हीट अप कर रहा होता है, यानी आपके इंजन, अगर आपका इंजन हीट अप नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये एक उसने यूजफुल वर्क डन करवाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे ये डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि बेटे हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, यूजुअली हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो बेटे यहां पर ना आपने एक बात याद रखनी है डेल्टा जी के हवाले से, दो तीन बातें। डेल्टा जी बेसिकली क्या है कि गिव्स फ्री एनर्जी है जो यूजफुल वर्क डन करवाने के लिए यूज होती है। बेटे डेल्टा जी याद रखिएगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर 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 डेल्टा जी जो है ना वो पॉजिटिव हो तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। और अगर डेल्टा जी क्या हो, इक्वल जीरो के हो जाए तो बेटे वो प्रोसेस क्या होते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। तो किसी भी रिएक्शन को मैं देखकर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं बता सकता, हम उसके डेल्टा जी को देखेंगे, डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव है या डेल्टा जी पॉजिटिव है। अच्छा बेटे, अब जो डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करेगा। अब वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इट मे बी एक्सोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों ही हो सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, नो, इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट इज स्टिल स्पॉन्टेनियस। हाँ जी बेटे, इसकी एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। इवेपोरेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखो अब इवेपोरेशन आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक हो रहा है, एक्सर्गोनिक है, मेल्टिंग में एक्सर्गोनिक है, लेकिन दोनों क्या है, एंडोथर्मिक होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हीट का कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में मूव करना, दिस इज कॉल्ड एज द, हम उसको क्या कहते हैं बेटे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे हमारे रूम्स के एसी काम करते हैं। अच्छा बेटे, यहां पर आपको एक और बात बतानी थी कि आप लोगों को ना एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के ना कुछ प्रोसेस याद होने चाहिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से हैं बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे आप देखो बॉइलिंग एंडोथर्मिक है, इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है, इसके अलावा बेटे लेटिस एनर्जी को छोड़ दो, आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरीके से और एंडोथर्मिक प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से बेटे आपके पास फ्रीजिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आपने। अच्छा बेटे, अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटे क्या होता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्ट होती रहती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी नहीं बढ़ी बिकॉज एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। जैसे बेटे आपको होता है कि ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट जब होता है तो उसमें लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एक दूसरे के अंदर क्या हो रही थी, चेंजेस हो रही होती हैं, साउंड एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो बेटे मल्टीपल एनर्जीज वहां से एसोसिएट होती हैं। अच्छा बेटे, हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बेटे इसको लिखने का तरीका कहा गया, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, बेटे डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। अब Q प्लस W लिख रहा है तो बेटे इसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आपको पता है कि हम लोग जो वर्क डन होते हैं बेटे, हमारे पास वर्क डन जो ना, वैसे तो आपको भी पता है कि दो तीन तरह के होते हैं बेटे। एक होते हैं मैकेनिकल वर्क डन होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन होते हैं, और बेटे एक हमारे पास जो है वो इसको आप लोग क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है, ठीक है। तो बेटे इन सब में ना आप लोगों के सिलेबस का पार्ट जो है ना, जो हमने डिस्कस करना, मैकेनिकल वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मैकेनिकल चार्ज इनटू वी, और बेटे ये आपके पास जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होता है, ग्रेविटेशनल वर्क डन इज बेसिकली MGH है, ठीक है। तो हमने कौन सा डिस्कस करना होता है, हम मैकेनिकल वर्क डन में इंटरेस्टेड होते हैं। फिजिक्स के अंदर ऐसे होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क डन को कैसे लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं फोर्स की जगह हम लिखते हैं प्रेशर, और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह हम डेल्टा वी लिखते हैं। ये हमारा वर्क डन होता है किसके लिए, फॉर केमिस्ट्री के अंदर, P डेल्टा V, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटे
यहाँ पर ना आपको कुछ बातें याद रखनी है जो कि आपको आइडिया होना जरूरी है। बेटे आप यहाँ एक सिस्टम ड्रॉ कर लो, दिस इज अ सिस्टम, और बेटे इस सिस्टम में क्या होगा, ये आता है वर्क डन। ये बेटे वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, यानी आप ये कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि इट इज बेसिकली वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ये आप ये कह सकते हो स्लैश वर्क डन बाय द सराउंडिंग। एक ही बात है, दोनों बातों का मतलब एक ही है बेटे। ये दोनों बातें आपको आना जरूरी है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपको कहा जा सकता है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो बेटे इसमें क्या होती है, बेसिकली कंप्रेशन होती है। अगर सिस्टम आपका जो है वो मूवेबल है तो कंप्रेशन होगी। और बेटे कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो V1 होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू V2, ठीक है। तो ये बात आपको आइडिया होना जरूरी है। इस तरीके से आप क्या करें, ये मैं लिख रहा हूं W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, या मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। आप दोनों बातें कह सकते हैं। यहां एक्सपेंशन होगी, V2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V1। बट इस तरीके से एक होता है प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब है हीट गिवन टू द सिस्टम। दूसरा क्या होता है माइनस हीट, माइनस क्यू हीट आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये आपको बेसिक लॉजिक्स का आइडिया होना जरूरी है। अच्छा बेटे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज सम काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बेटे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये सारी की सारी एनर्जी हमें क्या बताती है, हमें इंटरनल एनर्जी बताती है। बेटे काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसकी वजह से, मोशन की वजह से होती है। हमारे पास ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन होते हैं। बेटे ट्रांसलेशन मोशन आप यहाँ ले लो, मोनोटॉमिक गैस ले लो, यहाँ डायटॉमिक गैस ले लो, यहाँ ट्राइटॉमिक गैस ले लो। बेटे जो हमारी ट्रांसलेशन मोशन होती है सिर्फ मोनोटॉमिक गैस करती है, ट्राई नहीं करती। वाइब्रेशन हमारे बेटे मोनोटॉमिक गैस भी कर रही होती है, डायटॉमिक गैस भी करती है, लेकिन ट्राइटॉमिक गैस वाइब्रेशन मोशन नहीं करती। और हमारी रोटेशनल जो है ना वो तीनों गैसेस ये मोशन कर रही होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फोर्सेज। बेटे फोर्सेज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आपकी डायपोल फोर्स, आपकी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्स, एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बेटे आपकी बॉन्डिंग से रिलेटेड है कि आपके सिस्टम के जो केमिकल्स उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट इज एंथैल्पी। बेटे एंथैल्पी बेसिकली क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। बेटे टोटल हीट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि ऐसे हीट कंटेंट जिस पे फेज ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। जैसे बेटे आपको पता है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड है, लेकिन बेटे अगर आप 100 या 100 से अबव चले जाते हैं तो हमारे पास जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस फेज ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये टोटल हीट कंटेंट होता है। बट ये एंथैल्पी जो है ना इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम का ये बेटे क्या होता है, सम है प्रेशर वॉल्यूम का जो है ना प्रोडक्ट, और आप इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का सम करो, एंथैल्पी आ जाता है। बेटे चेंज एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई करते हैं अपने सिस्टम को, तो बेटे जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे अपने सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, सिस्टम दो काम करते हैं। एक क्या करते हैं बेटे, वो जो हीट है वो काम क्या करती है कि आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और दूसरा काम वो क्या करती है कि वर्क डन कराती है। यानी सिस्टम जो है ना, मिसाल के तौर पे आपने 10 जूल का हीट दी, 10 जूल में से वो 7 जूल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा क्यू, और बेटे 3 जूल की एनर्जी जो है ना वो यूज हो जाएगी क्या करने के लिए, वर्क डन करवाने के लिए, सिस्टम को मूव करवाने के लिए। बट इसके लिए फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूवी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट देते हैं वो एंथैल्पी चेंज आती है। बट ये एब्सोल्यूट एंथैल्पी आप डिटरमिन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बट ये चेंज इन एंथैल्पी आप डिटरमिन कर सकते हो, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। बट आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी हमने डेल्टा एन आर टी ले ली है ना, तो ये डेल्टा एन आर टी है, राइट। अब बेटे ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई कब होगा, जब आपके पास लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, तो डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू द डेल्टा ई। और इस केस में जो आपके पास हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप सप्लाई करते हैं वही हीट किसके इक्वल होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर के। बेटे ये है वेयर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। जब पिस्टन आपके पास फिक्स होगा, गैसियस सिस्टम में मूव नहीं कर रहा होगा, तब भी आपके पास क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। यहाँ बेटे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये आपने याद रखना है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है, एंथैल्पी का भी यूनिट जूल होता है, लेकिन डेल्टा एच इज इक्वल टू जूल पर मोल यूनिट होता है, चेंज इन एंथैल्पी का यूनिट। अब बेटे यहाँ पर ना आप जो पीछे पढ़ के आए हो उससे रिलेटेड ना कुछ मैंने आपको काम करवाना है। ये देखिए कि मैंने यहाँ पे ना आपके सामने कुछ काम करने लगा हूँ और एक इक्वेशन आपके सामने जो है ना वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लो, अगर डेल्टा एन आपके पास पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, डेल्टा एन नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, अगर आपके पास डेल्टा एन जो है वो
जीरो हो तो फिर क्या होगा बेटे, अगर डेल्टा पॉजिटिव हो तो याद रखना यहाँ पे डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई होता है, ये डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच होता है, और यहाँ पे डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा ई। और बेटे अगर डेल्टा इन पॉजिटिव हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करो वो ज्यादा होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम ये ग्रेटर देन कांस्टेंट प्रेशर, एंड क्यू पी बिकम्स इक्वल टू द क्यू वी। बेटे याद रखिएगा यहाँ जो हम डेल्टा एन निकालते हैं, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि डेल्टा एन हमेशा कब निकाला जाता है, जब आपने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी गैसियस स्टेट सिस्टम के अंदर लेना है, आपने गैसियस सिस्टम लेना है। अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि इसके लिए आप ना मुझे डेल्टा, इसके लिए ना मुझे आप बताओ कि क्या ऑप्शंस होंगे, बेटे जैसे मिसाल के तौर पे मैं सपोज ऑप्शन ले रहा हूँ, -2RT होगा, -RT होगा, सी ऑप्शन +2RT होगा, या डेल्टा ऑप्शन +RT होगा। आप कैसे निकालोगे बेटे, आपको ना, आपको पता आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो डेल्टा ई को इस तरफ लेके आ गया, आप इसको सॉल्व कर लो। बेटे कैसे करोगे, आपको पता है इसके लिए सबसे पहले डेल्टा एन निकालना जरूरी है। अच्छा अब बेटे आपने लिक्विड्स को नहीं लेना, लिक्विड्स को नहीं लेना, ये ख्याल करना है, ओनली गैसियस स्टेट ऑफ प्रोडक्ट हम कंसीडर करेंगे। तो बेटे देखो प्रोडक्ट डेल्टा एन हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट में से आप लोग इसको माइनस करते हो रिएक्टेंट को, यानी NP माइनस NR को। बेटे प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं आपके पास, 2 मोल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 3 मोल है, माइनस RT आ गया। सो बेटे आपके पास बीटा वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बेटे, इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला सवाल कैसे होगा, अगर आपको कहा जाए नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और ये 2 मोल ऑफ NH3 आपके पास गैस है और ये गैस है, तो बेटे अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे बताएं कि इस केस में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आपने देखना है कि यहाँ पे डेल्टा एन निकाल लेना है। तो बेटे प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल 3 और 1/4, सारा गैसियस फेज है, तो ये आ जाएगा बेटे -2। तो अगर ये -2 आ रहा है इसका मतलब डेल्टा एन नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए इस इक्वेशन के लिए बेटे ये वाली बात जो है ना इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, और इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ज्यादा होगी एट दैट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा बेटे अब ये बात याद रखनी है कि आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट सप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई करती हैं वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाती है। जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो क्या होता है, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, वहां कोई फेस चेंज हो जाएगा, और वहां पे जो आपके पास क्या कहते हैं, फेस चेंज होने के साथ साथ वहां पे बेटे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब बेटे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2024 में पूछा गया था, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 15 डेसीमीटर टू 20 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे गैस एक्सपैंड की है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। बेटे बहुत आसान, अभी आप पढ़ के आए हो, वर्क डन अगर एक्सपेंशन हो रही है तो हम केमिस्ट्री के अंदर जो है ना P डेल्टा V लेते हैं। बेटे माइनस एज इट इज आएगा, प्रेशर आपके पास 2 है और डेल्टा V V2 माइनस V1। बेटे V2 कितना है, बेटे 20 में से आप लोग माइनस कर दो 15 को, ये 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज -10, तो बेटे आपके पास आ जाएगा -10। देखो इसका ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक्सपैंड्स, अगर वो कहते हैं कि सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको माइनस का साइन नहीं लगाना था। बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड साइन, ये जो है ना अभी मैंने आगे देखेंगे, आप मैंने कॉलम के अंदर इसको किया होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस एंड साइन, बेटे याद रखिएगा क्या डेफिनेशन क्या, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड स्टेट। सबसे पहले बेटे आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे देखना स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं। बेटे याद रखिएगा, अब मैं स्टैंडर्ड स्टेट्स के हवाले से बताने लगा हूं। आपने याद रखना है, आपको तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो लिक्विड है। बेटे फास्फोरस आपका व्हाइट वाला ज्यादा स्टेबल होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटे सल्फर आपके पास रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से बेटे कार्बन आपके पास ग्रेफाइट वाला ज्यादा स्टेबल होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। सोडियम आपका सॉलिड फेज के अंदर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको आइडिया होना जरूरी है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा बेटे अब लिखिए कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन।
फेडरल टेक्स्ट बुक की बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आपके पास ना स्टैंडर्ड स्टेट फॉर गैस फॉर एटीएम होता है, लेकिन बेटे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर एलिमेंट और कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट एट 1 एटीएम एंड 25 डिग्री सेल्सियस। वही वाली बात है कि भाई आपको स्टैंडर्ड स्टेट्स का आइडिया होना जरूरी है और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर। बेटे इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटे आपका वो दैट इज 1 मोलर। 1 मोलर वाला जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वो स्टेबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब बेटे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने याद रखनी, एफटीबी क्या कहता है कि आपके पास ना 2H2O, देखो 2 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है तो इसकी एंथैल्पी होती है -572 किलो जूल। अगर बेटे आपने पर मोल वाटर बनाना तो इसकी वैल्यू होगी -286। लेकिन बेटे पीटीबी की बुक के अंदर ये मिस्टेक है और यहाँ पर ना उन्होंने ना 2 मोल के लिए 286 लिख दी है। आप लोगों ने अपनी अपनी बोर्ड की बुक के मुताबिक ये बात याद रखनी है, बट टेक्निकली बेटे किलो जूल पर मोल का मतलब है 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन के लिए ये होना जरूरी थी। फेडरल टेक्स्ट बुक बोल रहे बिल्कुल ठीक है, न्यू बुक में भी ये इंफॉर्मेशन आई है। ये देखिए बेटे आपके सामने मैं सारी की सारी इंथैल्पीज को और मैंने सारी इंथैल्पी को एक बॉक्स के अंदर समराइज किया हुआ है। अब आप देखिएगा इंथैल्पी टाइप, सबसे पहले बेटे फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब याद रखना डेफिनेशन, देखो हीट चेंज पर मोल। बेटे आपने ना ख्याल करना है जो फॉर्मेशन होता है ना इसके लिए पॉइंट क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर क्या होगा, आपका 1 मोल कंपाउंड बनेगा फ्रॉम एलिमेंट, मैंने लिखा होगा फॉर्मिंग ऑफ 1 मोल ऑफ, अब प्रोडक्ट को छोड़ के आप कंपाउंड लिख लो फ्रॉम एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स किस स्टेट में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर होने चाहिए। जैसे बेटे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस 1/2 और ये आपके पास क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट भी लिक्विड होती है। तो एलिमेंट से कंपाउंड का बनना, जैसे बेटे मैं आपसे कहता हूँ सोडियम सॉलिड से प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस है और इससे मेरे पास NaCl बन रहा है, क्या ये मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा? योर आंसर इज यस, दीज आर नॉट आयंस, दीज आर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट से 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है। सो बेटे दिस इज एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की बेटे, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमें कंबशन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हीट मिलती है। और बेटे इसमें क्या होता है कि आपने याद रखना है कि आपका ना रिएक्टेंट 1 मोल होना जरूरी है। रिएक्टेंट से मेरे पास क्या बनेंगे, मेरे पास ऑक्साइड्स बनते हैं बेटे, ऑक्साइड्स बनते हैं। अब वो CO2 और वाटर का ऑक्साइड हो सकते हैं, वो अगर आपने कोई एलिमेंट बन के सल्फर को बन के तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज को बर्न किया, अब देखो बहुत सारे लोगों के ज़हन में ख्याल होता है कि कंबशन में सिर्फ CO2 वाटर आता है, नो, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और बेटे देखो मीथेन 1 मोल मीथेन है, उसके साथ 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 और क्या बना दिया उन्होंने, वाटर बना दिया। और स्टैंडर्ड स्टेट्स नहीं भूलनी है आपने, अगर आपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में गड़बड़ की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एटमाइजेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बेटे यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने अब जो है वो क्या नाम है 1 मोल गैशियस एटम बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 1 मोल गैशियस एटम बनाने हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर से। देखो फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ गैशियस एटम फ्रॉम एलिमेंट्स, एलिमेंट से 1 मोल गैशियस एटम बनाने हैं। जैसे बेटे मैं आपसे कहता हूं क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, ये देखो मैंने आपके पास गैशियस एटम बना दिया, सॉलिड से आपके पास गैशियस एटम सोडियम आ गया। या मैं आपसे कहता हूं बेटे मेरे पास देखो ब्रोमीन, ये लिक्विड है और ये मैंने ब्रोमीन आपके पास गैशियस बना दिया, ये 1 मोल होना चाहिए। यस बेटे ये भी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। और बेटे आपको पता है कि जो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज बेसिकली ना ये बॉन्ड एनर्जी का क्या होता है, हाफ होता है। हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी कर दो तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाती है। बेटे सोल्यूशन, एंथैल्पी सोल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं कि आप लोगों ने 1 मोल सोल्यूट को डिसॉल्व करना है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो वो एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगा बेटे, सोल्यूशन कहलाएगा। अमोनियम क्लोराइड बेटे, अमोनियम क्लोराइड में हीट एब्जॉर्ब होती है और अगर आपने सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर लिए तो वहां पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छा बेटे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में देखो ये ऑलवेज नेगेटिव एक्सोथर्मिक होती है और इसमें क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोजन आयन यानी एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयन क्या करते हैं,
एक मॉल वाटर को बनाए, अगर वो 1 मॉल वाटर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर वो 1 मॉल से ज्यादा एसिड और बेस 1 मॉल से ज्यादा वाटर बना रहे हैं तो हम उसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की टर्म नहीं यूज करेंगे, हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं NaOH है और प्लस आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बेटे ये तो यहाँ पे 2 मॉल ऑफ वाटर बन रहा है और आपके पास Na2SO4 बन रहा है। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करो तो बेटे आपके पास 2 मॉल आ जाएगा। अब बेटे मैं इसको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहूंगा, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए इट शुड बी 1 मॉल ऑफ वाटर इन द प्रोडक्ट साइड, बट देयर इज 2 मॉल ऑफ वाटर, तो इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप इसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो कह सकती हो, ठीक है जी। तो ये वाली बात का भी आप लोगों को बेटे आइडिया हो गया। अच्छा, अब बेटे यहां पर कुछ और बातें आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो बेटे हमें क्या देती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें जो इनकी जो इंथैल्पी होती है ना, यानी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो -57.4 जो है ना वो होती है किलो जूल पर मोल होती है। और बेटे इसके अलावा कोई भी केस आ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आ जाए, वीक एसिड वीक बेस आ जाए, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, इन ऑल दीज केसेस इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 से कम हो जाएगी। क्योंकि बेटे आपको पता है कि वो क्यों कम होती है, क्योंकि हीट यूटिलाइज हो जाती है, उनको ब्रेक डाउन, उसके जो अनआयोनाइज्ड चीजें होती हैं उनको ब्रेक डाउन करने में यूज हो जाती है। तो बेटे इन ऑल अदर केसेस ये क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कम हो जाएगी। अच्छा बेटे यहाँ पे ना एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि अगर आपको ऐसा दिया जाए कि HCl है और प्लस NaOH है, तो आपके पास बेटे H2O और ये NaCl बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको पता क्या कर दे, वो आपको ना क्वांटिटीज दे दे, आपको कहता है जी 0.5 मॉल HCl है और 0.25 मॉल NaOH है, बताओ अब जो है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। तो बेटे आपने घबराना नहीं है, जब भी आपको रिएक्टेंट्स के वो मॉल्स दे देगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन मॉल से ना लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। आपको पता है बेटे HCl और NaOH के दरमियान में 1:1 है, आपको पता है 1:1 है ना। और हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते थे, आप लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा था कि आपके पास कौन से मॉल गिवन मॉल्स को डिवाइड कर देते थे आप उसके कोफिशिएंट के ऊपर, तो आपके पास 0.5 आ गया, और ये 0.25 को डिवाइड कर दो उसके कोफिशिएंट के ऊपर 0.25, तो बेटे रेशियो में कौन कम है, 0.25। इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाटर कितना बनेगा, 0.25 ही बनेगा, 0.25 ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि 1 मॉल से 1 मॉल बना, तो 0.25 से 0.25 मॉल वाटर बनेगा। अच्छा बेटे आपको पता है कि अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं, 1 मॉल की इंथैल्पी होती है -57.4, दिस इज फॉर 1 मॉल। आपके पास मॉल कितने हैं, 0.25 मॉल, और आप इसको क्या कर लो, x कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो बेटे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 57 का आप 4 टाइम्स कम कर लो, इट कम्स आउट टू बी आई गेस -14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये मेरे पास इंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है जी। तो बताने का मकसद है सम टाइम एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं, तो आपने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट सॉर्ट आउट करने हैं, उसके बाद आपने वाटर देखना है कि भाई वाटर कितना बन रहा है, तो आपके वाटर के मॉल्स जो है ना इतने बन रहे हैं, इतने मॉल्स वाटर के लिए इंथैल्पी क्या होगी। अच्छा बेटे ये तीनों की तीनों जो ना हमारी ये फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये फेस चेंज, इंथैल्पीज ऑफ फेस चेंज है ना, वो आपको आइडिया। फ्यूजन और वेपराइजेशन देखो तीनों के तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। इनमें बेसिकली बेटे क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ब्रेक नहीं होती। आप देख सकते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग है बेटे, इस तरीके से लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और यहाँ पे आपके पास सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस में कन्वर्ट होता है। तो बेटे ये सारी की सारी वो हैं जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेकडाउन होता है। अच्छा बेटे यहाँ पर आपने कुछ बातें और भी याद रखनी जो कि आपको आइडिया होना जरूरी है, जिनका पता होना आपको जरूरी है। जैसे बेटे इंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर बात की जाए, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन बेटे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ना स्ट्रेट चेन की जो है ना वो ज्यादा होती है, और ब्रांच चेन की क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम होती है। ब्रांच चेन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम होती है, ठीक है। ब्रांच क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा स्टेबल होता है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन कम होती है। इसी तरीके से बेटे इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे वहां में इंथैल्पी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे बेटे आपको अगर कहा जाए कि आपके पास ना
C4 और CH4 है, और एक आपके पास C2H6 है। एक ही क्लास के मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, जहां कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा वहां पे इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा बेटे यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। आइए बेटे अब हम चलते हैं टुवर्ड्स मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। अब मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो बेटे हमारे पास ना दो वे होते हैं कि एक आप कैलोरीमीटर यूज करते हो और एक आप हेस लॉ यूज करते हो। बेटे कैलोरीमीटर क्या है, ये एक टेक्निक होती है जिससे हम हीट चेंजेस मेजर करते हैं ड्यूरिंग किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के दौरान। एक होता है बेटे कैलोरीमीटर हमारा कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें हीट चेंज बताता है ड्यूरिंग द किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के दौरान हमें हीट चेंज बताता है। बेटे कैलोरीमीटर हमारे आइसोलेटेड टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, यानी इनमें कोई हीट लॉस और गेन नहीं होती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। कैलोरीमीटर कैन ओनली मेजर एंथैल्पीज ऑफ सिंपल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिर्फ हम उनके लिए आप यूज करते हो कैलोरीमीटर को। एक एक्सपेरिमेंटल वे है एंथैल्पी फाइंड करने का, और एक से ज्यादा स्टेप वाला रिएक्शन अगर आ जाएगा, लेट्स से जैसे आपके पास जिसके अंदर मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, तो हम वहां पे हेस लॉ यूज करते हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल वे होता है एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का। अच्छा बेटे, अब हम ना दो डिफरेंट डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो तरीके के कैलोरीमीटर हैं। द वन इज कॉल्ड एज द ग्लास कैलोरीमीटर एंड वन अदर वन इज कॉल्ड एज द बॉम्ब कैलोरीमीटर। बेटे ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज अ ग्लास कैलोरीमीटर, जिसको आप कॉफी कप कैलोरीमीटर कहते हो। बेटे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग जो है ना वो लूज फिटिंग लिड रखा होता है। आपने थर्मोमीटर लगाया, स्टरर लगाया हुआ है, और आप लोगों ने क्या लिया हुआ, मिक्सचर लिया हुआ, ये मिक्सचर है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया हुआ बाहर, कॉटन या वूल के साथ इंसुलेट कर दी है। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर काम कर रहा है तो हम इंथैल्पी फाइंड करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ठीक है बेटे, और यहाँ पे बेटे बेसिकली स्टरर का फंक्शन ये होता है कि ताकि यूनिफॉर्म हीट रहे। और बेटे ये कह रहे हैं प्राइमरी मेजरिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ सोल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ सोल्यूशन हम वाटर के अंदर इनकी हीट को फाइंड कर रहे होते हैं। लिहाजा बेटे यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लिखोगे, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप यूज करती हो क्या निकालने के लिए, Q को निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से बेटे अगर आप लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करो तो बेटे बॉम्ब कैलोरीमीटर में ना अब यहाँ पे बेटे ये प्रेशर फिक्स है, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू 0, ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है। और बेटे ये हमारे पास डेल्टा V कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बॉम्ब का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे ना लिक्विड्स और सॉलिड्स को लेते हैं, तो आपको पता है कि बेटे उनमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आता, क्योंकि उनमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे होते हैं। ठीक है, सैंपल हमारा लिक्विड या सॉलिड के अंदर होता है। तो बेटे इसके लिए देखो काफी लंबा सेटअप है। हमने क्या होता है कि हमारे पास ये स्टरर लगी होता है, स्टरर लगा होता है, ये नीडल वॉल्व होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनलेट कर रहे होते हैं। फिर बेटे हमारे पास ये होल्डिंग सैंपल एक वायर होती है जिसके ऊपर हम सैंपल को रखते हैं, और सैंपल हमारा फूड या फ्यूल हो सकते हैं, उसकी मिनिमम अमाउंट 1 ग्राम होती है, यानी आपका सॉलिड और लिक्विड है, यानी जिसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। बेटे हमारे पास इग्निशन कॉइल होती है जिससे जो ना एनर्जी मिल रही होती है। अच्छा, हमने यहाँ पे नॉन मैस ऑफ वाटर लेना होता है, क्योंकि हमारा जो नॉन मैस ऑफ वाटर होता है वो हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है, चेंजेस बता रहा होता है। हम हीट का चेंज वाटर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। इंसुलेटेड जैकेट है जिससे हीट लॉस नहीं होती। इसके बाद बेटे थर्मोमीटर होते हैं, और इसके बाद जो है ना हमारे पास इनेमल लगा होता है, लाइन विद इनेमल टू प्रिवेंट कोरोजन। हमने लाइनिंग की होती है ताकि कोरोजन से उसकी प्रिवेंशन हो सके। बेटे इसका प्राइमरी यूज है, देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। यहाँ बेटे सिस्टम पूरा लेंगे। अब इस सिस्टम के अंदर बेटे आपको पता है इंथैल्पी ऑफ वाटर भी आ जाएगी। इंथैल्पी ऑफ वाटर आपको पता है कि जो हमारा ये जो सिस्टम जिस चीज का बना हुआ है, ये बॉम्ब की भी इंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने जिस चीज को बर्न कर रहे हैं उसकी भी इंथैल्पी आ जाएगी। तो ये इसका मतलब एज अ होल पूरे सिस्टम की हम लोग क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी लेते हैं। तो यहाँ हीट कैपेसिटी C इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, होल सिस्टम की हीट कैपेसिटी लेनी है हमने। अच्छा बेटे, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं कि ये ग्लास का बना होता है, इसलिए इसको ग्लास कैलोरीमीटर, इंथैल्पी सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर होता है और बेटे प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ हम फूड और फ्यूल की इंथैल्पी को फाइंड करते हैं, और ये बॉम्ब की तरह होता है जिसकी वजह से हम इसको लिखते हैं।
बेटे यहाँ पर आप देखें कि हीट चेंजेस कांस्टेंट प्रेशर पे निकाले जाते हैं, यहाँ पे बेटे हीट चेंजेस कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप लोग क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई देते हो। यहाँ बेटे ये फॉर्मूला होते हैं, Q इज इक्वल टू यानी Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और दैट Q इज बेसिकली डेल्टा H। और बेटे यहाँ पे आप लोग Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी होते हैं, इसके यूनिट जाउल पर केल्विन लेते हैं। बेटे कुछ बुक्स के अंदर, जैसे पीटीबी की बुक के अंदर किलो जाउल पर केल्विन लिखे है, लेकिन जाउल पर केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई बेस यूनिट है, ये ज्यादा बेहतरीन है एज कम्पेयर टू जो आप पीटीबी की बुक के अंदर है। बेटे प्लैटिनम क्रूसिबल यूज करते हैं और प्रेशर जो है ना हम लोग 20 एटीएम लेते हैं, ये प्रेशर हम अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। ऐसा ना कोई बच्चा ये समझ ले कि कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट नहीं है बेटे, वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अब बेटे यहाँ पर ना मैंने कुछ बातें आपको करवानी थी कि आपको कुछ ना न्यूमेरिकल डाटा करवाना था। देखिए बेटे आपको क्या कहते हैं कि आपने NaH को डिसॉल्व किया, 2 ग्राम NaH को डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर के अंदर, डेल्टा H इज 5 के, आपने इसका डेल्टा H निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर 5 के, डेल्टा H निकालना है। बेटे आप याद रख लें कि डेल्टा H निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q ओवर N, क्योंकि आपको पता है इंथैल्पी हमेशा क्या होती है, जाउल पर मॉल हम निकालते हैं, ये मैंने पीछे यूनिट बताया था। आपको क्यू का नहीं पता, क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बेटे अब यहाँ पे मैस ऑफ सोल्यूट रखूं, NaOH रखूं या मैस ऑफ वाटर रखूं, तो बेटे याद रखिएगा इस फॉर्मूला में हम मैस ऑफ वाटर रखते हैं, ठीक है, मैस ऑफ वाटर रखते हैं क्योंकि इंथैल्पी चेंज वाटर के अंदर नोट किया जा रहा है, हीट चेंज जो है। बेटे S आपको पता है 4.2 होते हैं और डेल्टा T आपको पता है कितना दिया, मैंने 5 दिया। बेटे आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेटली सपोज मैं कहता हूँ चलो जी 2100 आपके पास जाउल आ गई, हीट आ गई। बेटे आपको पता है कि हम ना इस हीट को किलो जाउल पर मोल के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, तो किलो जॉल में अगर आपने कन्वर्ट करना और आपको कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो बेटे अगर आपको किलो जॉल में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो बेटे ये आ जाएगा 2.1 किलो जाउल आपके पास हीट आ गई है। अब बेटे आपने डेल्टा H निकालना है, आपको मॉल्स चाहिए, तो बेटे मॉल्स किसके निकालने हैं, आपका जो रिएक्टेंट है, तो बेटे मॉल्स निकालने के लिए क्या होगा, मैस ओवर मॉलर मैस हो जाएगा। मैस 2 ग्राम है, इसका मॉलर मैस 40 होता है, तो ये 1/20, बेटे 1/20 0.05, तो बेटे इसका मतलब ये आपके पास डेल्टा H आ जाएगा, हीट कितनी है 2.1 और बेटे 0.05 आपके पास है। तो अगर आप 0.05 को इसके ऊपर डिवाइड करते हो तो बेटे आपके पास अप्रोक्सीमेटली ना -42 किलो जाउल पर केल्विन की ना आपके पास ये डेल्टा H निकलता है। अब बेटे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि आपका NaOH और वाटर जो है ना ये बेसिकली आपको पता है एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेटे ऐसे ही मैंने एक और सवाल यहाँ आपके सामने खुद सॉल्व कर दिया ताकि टाइम बच जाए। कहता है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl। अब 50 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl आपको लिया हुआ है और वो रिएक्ट कर रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोल ऑफ NaCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। इनिशियल टेम्परेचर दे दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर ये है, आपने Q फाइंड करना है, यानी आप Q के साथ साथ यहाँ पे आप Q के साथ साथ आपने डेल्टा H भी निकालना है, ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पर आपको पता है HCl और आपके पास NaOH है और आपको पता है कि यहाँ पे उसने क्या किया है, आपको क्या दे दिया है, आपको वॉल्यूम और मॉल्स दे दिए हैं। आप लोगों ने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोलैरिटी होता है मॉल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना, ये आपको इस बात का पता है, ठीक है जी। आप ना इन दोनों के अगर मॉल्स निकालो ना तो देखो दोनों के मॉल्स क्या आएंगे, देखो आप पहले मॉल्स निकालो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ले लो आप लोग, ठीक है। मोलैरिटी 1 है 50 है, इसका मतलब बेटे इसका आंसर 50 आएगा और बेटे इसका आंसर भी क्या आएगा आपके पास 50 कह रहा हूं। आपने क्या करना है, जो मोलैरिटी और वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को आप लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। मैं आपको ना करके दिखाता हूं, दोनों के हमें पहले मॉल्स का पता चल जाए तो हमारे लिए काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर हमें मॉल्स का नहीं पता चलेगा तो हम फिर काम जो है ना वो आसानी से नहीं कर सकते। बेटे देखो आप लोगों ने मॉल्स निकालने हैं ना, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉल्स ओवर वॉल्यूम होता है, तो बेटे आप यहाँ पे ना मॉल्स निकालो। बेटे मॉल्स कैसे निकालोगे, आपको पता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आपको तो बेटे मोलैरिटी की उसने आपको दी है 1 दी हुई है, आपको वॉल्यूम दिया 50, आप इसको बेटे किस में कन्वर्ट कर लो, आप इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो बेटे ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 और 52 5 1 5 5 2 10 और ये 0 आ जाएगा। तो बेटे आपके पास 1/20 कितना होता है 0.05। बेटे इसके मॉल भी 0.05 आएंगे, इसके मॉल भी HCl और दोनों के 0.05 मॉल आएंगे, इसका मतलब दोनों के मॉल्स इक्वल हैं। आपने मॉल्स निकाले, आसानी हो गई।
सबसे पहले बेटे Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी लगा लें। बेटे यहाँ पे 100 मैंने Q लिया, देखो दोनों का वॉल्यूम 50 प्लस 50 100, क्योंकि मैंने ये कहा है कि यहाँ पे मास ऑफ, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये है, तो बेटे मास ऑफ सोल्यूशन भी हम अप्रोक्सीमेटली 100 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सारा हीट चेंज वाटर के अंदर देखना है, ठीक है जी। तो आपने 100 लिया, आपके पास ये 2.1 जाउल आ गया। बेटे मॉल्स ऑफ HCl निकाल लो या मॉल्स ऑफ NaOH निकालो, दोनों मॉल्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो किसी को भी ले लो, तो बेटे किसी के भी मॉल्स को नीचे रख के आप कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास आंसर आ गया 42। और बेटे अगर ये ऐसे होता, लेट्स से ये 100 सेंटीमीटर क्यूब होता और वो 50 है, तो फिर आपने देखना था कि जिसके मॉल्स कम होने थे, हमने उसके मॉल्स को यूज करके हम लोगों ने जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हुए फिर हम लोगों ने उसके मॉल्स को पुट करना था, ठीक है। यहाँ पे N की जगह ये बात का ख्याल करना है जो मैं पीछे बात बता के आया था। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा 2 किलोग्राम, आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 4.2 जाउल पर केल्विन, और ये पर ग्राम जो है ना इतनी वाटर की ना हीट कैपेसिटी होती है, हम जिसे हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब होती है, S इतना होता है। अगर बेटे आपके पास 100 ग्राम हो जाए तो बेटे 1000 ग्राम इक्वल टू ये आपके पास 1 किलोग्राम वाटर, वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा? वो 4200 जो है ना वो जाउल हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटे 2000 कितनी एब्जॉर्ब करेगा? तो बेटे इसका डबल हो गया, इसका डबल कितना हो जाएगा? 8400 हो जाएगा जाउल। सो राइट आंसर वुड बी डेल्टा। बेटे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड बॉर्न हेबर साइकिल। तो बेटे हेस लॉ आपको पता है कि हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होते हैं कि एक से ज्यादा स्टेप वाले रिएक्शंस होते हैं, हम उनके लिए हेस लॉ को प्रेफर करते हैं। बेटे हेस लॉ बेसिकली क्या है कि देखो ये कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इनिशियल और फाइनल कंडीशंस आर सेम। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस क्या होती हैं आपके पास? जब सेम होती हैं तो फिर क्या होगा? नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कांस्टेंट वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप। बेटे आप रिएक्शन को ना, जैसे बेटे मैं कह रहा हूँ ए से आप लोग गए है ना डी बनाना है, तो ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ, फिर सी से क्या बनाओ? डी बनाओ। तो बेटे इस रूट में क्या होगा आपके पास? एंथैल्पी जो होगा ना, एंथैल्पी डायरेक्ट कैलकुलेट करो, इनडायरेक्ट कैलकुलेट करो, ऑलवेज रिमेन सेम, नेट एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। बेटे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? जो आपका इनिशियल होता है वही आपका फाइनल, यानी इनिशियल आप +10 थे तो फाइनल आपकी -10, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या होगा? 0 हो गया। तो जब आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस आपकी सेम रहती हैं तो फिर बेटे आपके पास केस नंबर 3 क्या होगा? सम ऑफ एंथैल्पीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज इक्वल टू द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कि बेटे आप जो है ना डायरेक्ट एंथैल्पी कैलकुलेट करो या इनडायरेक्ट, सबका सम करो तो वो डायरेक्ट स्टेप के इक्वल आ जाएगी। बेटे अब यहाँ पे ना हेस लॉ का ना आपको कुछ सीखना था कि आप हेस लॉ के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। बेटे आपको जब भी 2 स्टेप रिएक्शन दिए जाए ना, तो आप लोगों ने क्या करना है? आपको ना बेसिकली ना डायरेक्ट स्टेप जो है ना वो जज करना आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट स्टेप का पता चल गया, काम आसान हो जाएगा। डायरेक्ट स्टेप कैसे जज करते हैं? जब भी आपको 2 स्टेप वाले रिएक्शन दिए जाए और तीसरी की एंथैल्पी फाइंड करनी है, तो उसका शॉर्टकट क्या है? आप ये देखें क्या उन दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम है? यस बेटे, दोनों रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट सेम है। अगर दोनों के प्रोडक्ट सेम है ना, तो आपने क्या करना? आपने देखना जिसकी एंथैल्पी फाइंड करनी है, इसके रिएक्टेंट किससे मैच कर रहे हैं, इसके रिएक्टेंट इससे मैच कर रहे हैं। बेटे मॉल मैटर नहीं करते, इसके रिएक्टेंट उससे मैच कर रहे हैं। नाउ बेटे जिससे रिएक्टेंट मैच कर रहे होंगे दैट इज योर डायरेक्ट स्टेप। बेटे डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी यहां लिख लें, 393 आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब आप इनडायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी लिख लो -285 और ये प्लस डेल्टा H2 हो जाएगा। इसको वहां ले जाओ तो -110 आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटे वही तरीका का, आपके पास अगर 2 स्टेप वाले रिएक्शंस हैं तो फिर आपने क्या करना है बेटे? आपने ये देखना है, आप देखें कि उनके प्रोडक्ट सेम है। यस बेटे आप देख लो, ये H2O आपके पास लिक्विड और ये H2O आपके पास लिक्विड, दोनों के प्रोडक्ट्स आपके पास के हैं? सेम है। अब आप देखें कि हमारे पास जो जिसको फाइंड करना है, इसके रिएक्टेंट किससे मैच कर रहे हैं? बेटे इसके रिएक्टेंट मैच कर रहे हैं इसके साथ। दिस इज योर डायरेक्ट स्टेप। ये 286 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा जो नीचे आपके पास आ गया है दैट इज -44 और प्लस ये डेल्टा H आ जाएगा। बेटे इसको आप यहाँ पे ले आओ, 286 + 44 और ये डेल्टा H आ जाएगा, ये -241 डेल्टा H आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको और क्लियर होगी कि लिक्विड वाटर बनेगा तो -286 आपके पास एंथैल्पी आ रही है। अगर आपके पास गैसियस वाटर बन रहा है तो उसकी एंथैल्पी कितनी है? -241। यहां से आपको एक और बात का भी आइडिया हो गया, ये नहीं भूलना आप लोगों ने, ठीक है बेटे। अच्छा
अब बेटे एक सवाल और है जिसमें प्रोडक्ट सेम नहीं, अगर प्रोडक्ट सेम ना हो ना तो फिर तो बहुत आसान है। बेटे आप देखिए, आपने ये फाइनल इक्वेशन ये बनानी है, आपका ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये क्या आपका प्रोडक्ट है। आप इस इक्वेशन को रिवर्स करो, जब आप इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे देखो क्या रहेगा, 2NO2 और ये N2 प्लस 2O2, तो बेटे यहाँ पे जो डेल्टा H है ना वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वेशन रिवर्स करने से। इस इक्वेशन को एज इट इज नीचे लिख दो, N2 प्लस 2O2, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपके पास N2O4 और इसका डेल्टा H क्या आ जाएगा -Y। बेटे देखो क्या ओवरऑल इक्वेशन ये बन गई, देखो सेम चीजें कैंसिल आउट कर दो, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कैंसिल, 2 मॉल से 2 मॉल कैंसिल, 2NO2 आपके पास आ गया और N2O4। बेटे सिंपली इनको आप लोग ऐड कर लोगे तो ये X माइनस Y आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट सेम ना हो तो सिंपली आपने देखना है कि जो मैंने फाइनल इक्वेशन बनानी है किस इक्वेशन को मैं रिवर्स करूं, जिसको आप रिवर्स करोगे तो वहां पे आपके पास ये काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटे यहाँ पे एक ना पिछले टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट किसकी ज्यादा होगी, तो बेटे याद रखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पॉजिटिव इज एंथैल्पी ऑफ यानी पॉजिटिव इंथॉल्पी फॉर्मेशन के साथ इन्वर्स है, नेगेटिव इंथॉल्पी फॉर्मेशन के साथ इसका डायरेक्ट है। मतलब क्या है कि अगर आपको ए ऑप्शन दिया जाए -90, बी ऑप्शन -60, सी ऑप्शन +20, डी ऑप्शन +60, आपसे पूछा जाए इसमें से ना कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बेटे स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो बेटे याद रखना है जितने बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा ना वो हमारी इंथॉल्पी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे बेटे ए इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बी, इन दोनों में बेटे जिसकी पॉजिटिव इंथॉल्पी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सी एंड देन फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा बेटे इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि हम ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की इंथॉल्पी इससे फाइंड करते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन की इंथॉल्पी फाइंड करते हैं, यानी जैसे आपके पास रस्टिंग हो गया, ठीक है, इनकम्प्लीट रिएक्शंस यानी जिनमें जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे उनके लिए हम लोग देखते हैं, जिनमें इंटरमीडिएट्स आते हैं जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल्स आते हैं, और बेटे इम्पॉसिबल रिएक्शंस जो होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि NaOH हो गया, और अगर आप इसको क्या करते हैं इम्पॉसिबल रिएक्शंस की अगर बात की जाए, जैसे आपके पास ना HCl है, ठीक है, तो आपके पास सॉरी ये मैंने वो कर दिया इम्पॉसिबल रिएक्शन, इम्पॉसिबल रिएक्शन जैसे मिसाल के तौर पे ना यानी जो आपको लगता है कि रिएक्शन नहीं होगा, हम उसको भी हाइपोथेटिकल मानते हुए ना, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हुए ना हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी भी इंथॉल्पी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल बेटे मेरे ज़हन में आ रही है, हाँ NaCl और प्लस आप वाटर ले लो, तो बेटे आपको पता है कि यहाँ पे ये NaOH और प्लस HCl ना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस नहीं होता। तो बेटे इसका मतलब इम्पॉसिबल रिएक्शन के लिए भी आप इंथॉल्पी कैलकुलेट कर सकते हो। और हम लोग लेटेस्ट एनर्जी इंथॉल्पी ऑफ लेटेस्ट बाय बॉर्न हेबर साइकिल, बेटे बॉर्न हेबर साइकिल से हम बहुत से कंपाउंड्स की जो है ना वो हेस लॉ को यूज करते हुए बहुत सारे कंपाउंड्स की लेटेस्ट इंथॉल्पी भी कैलकुलेट करते हैं। बेटे आप देख सकते हैं कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी हम लोग इंथॉल्पीज को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंथॉल्पीज हमेशा डिटरमिन की जाती है इनडायरेक्ट बाय हेस लॉ, एंड दीज आर द कंपाउंड, सारे के सारे कंपाउंड्स आपके सामने मैंने समराइज कर दिए। बेटे बॉर्न हेबर साइकिल की बात की जाए तो बॉर्न हेबर साइकिल बेसिकली लॉ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ है, और बेटे हेस लॉ को आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ते हो। ये इंथॉल्पी ऑफ लेटेस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। अच्छा बेटे आयनिक रिएक्शन कहता है, आयनिक रिएक्शन देखो आपके पास ये आयनिक रिएक्शन नहीं है, आपके पास सॉलिड और ये आपके पास गैस एलिमेंट से 1 मोल सॉलिड बन रहा है, इतनी इंथॉल्पी आपके पास रिलीज हो रही है। तो बेटे कैलोरीमीटर टेल्स अस ओवरऑल इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहां से आई है, कैलोरीमीटर से आई है। टू फाइंड द इंथॉल्पी ऑफ लेटस वी मस्ट एक्सप्लोर द रिएक्शन इनटू स्टेप्स, अगर आप चाहते हैं कि हमें इंथॉल्पी ऑफ लेटस निकालनी है तो आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। जैसे देखो बेटे इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये इक्वल होती है इन सब के, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटेस्ट एनर्जी, यानी आप NaCl का जो साइकिल देखते हो ना उसमें जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के बाद बहुत से स्टेप्स होते हैं। तो बेटे इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा HX इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी, बेटे ये पास्ट पेपर में MCQ के तौर पे आ गया है, ठीक है। जैसे बेटे आप ये देखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सॉलिड से और आप लोगों ने ना ये ब्रोमीन लिक्विड है
और बेटे आपने ना ब्रोमीन KBr बनाना है, सॉलिड बनाना है। तो बेटे कैसे बनाओगे, ये आपके पास डायरेक्ट स्टेप है, एलिमेंट से कंपाउंड बन रही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। पहले आप क्या करोगे, इस पोटेशियम सॉलिड की एटमाइजेशन करवाओगे, एटमाइजेशन करवाओगे तो ये के गैशियस हो जाएगा। फिर इस के गैशियस की हमें क्या करवानी पड़ेगी, आयोनाइजेशन करवानी पड़ेगी, तो ये के पॉजिटिव गैशियस आ जाएगा। मैं आपको ना ये वाली बात एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये वाली बात, ठीक है जी। अच्छा, ब्रोमीन लिक्विड से आपने गैशियस ब्रोमीन का एटम बनाना है, ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। और फिर बेटे आपने क्या करानी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये ब्रोमीन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा गैशियस, ठीक है। फिर ये बेटे दोनों गैशियस आयन कंबाइन करेंगे और आपके पास KBr बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी। तो बेटे यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अगर आपके एग्जामिनर कहे जी आप ना इसकी लेटिस एनर्जी निकालें, तो मैं इसकी लेटिस एनर्जी कैसे निकालूंगा, आपको तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा HX इज इक्वल टू डेल्टा HL डॉट E लेटिस एनर्जी। जैसे बेटे देखो यहाँ आपको फॉर्मेशन पहचाने कि फॉर्मेशन कौन सी है, तो बेटे बहुत आसान, आपको पता है कि जो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है दिस इज फॉर्मेशन, तो -392 फॉर्मेशन। डेल्टा HX क्या है बेटे, ये जो आपको सारे के सारे प्रोसेस नजर आ रहे हैं ना, देखो ये एटमाइजेशन, ये आयोनाइजेशन, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इन सब का आप क्या कर लो, सम कर लो। और बेटे सम करके लिखोगे, आप सबट्रैक्ट कर लो, आपके पास लेटिस एनर्जी निकल कर आ जाएगी, ठीक है बेटे। सो दिस इज अबाउट लेटिस एनर्जी। एंड बेटे ये एक MCQ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट लेटिस एनर्जी इन द बॉर्न हैबर साइकिल एक्सेप्ट हम लोग डी आयोनाइज ऑफ द मेटल नहीं पढ़ते। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।